हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, हमने इस वीडियो में जिन क्वेश्चन को लिया है वह किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें कि बिहार स्पेशल से आपका प्रश्न आता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत कितना है। यह पूछा गया है 15% है, 17 है, 19 है कि 23 है। तो देखिए, अगर हम भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत की बात करें तो यह 17% है। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। इंडियन नेशनल का, डॉन का, प्रभाकर का कि पंजाब केसरी का। तो देखिए, अगर हम बात करें अखबार का प्रकाशन जो पटना से होता था वह होता था इंडियन नेशन का। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेशन जो अखबार छपता था उसका प्रकाशन पटना से होता था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या हैं। गन्ना है, चाय है, जौ है, चावल है, गेहूं है, मक्का है, मूंगफली है, काफ़ी है या जौ है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बिहार के निवासी हैं तब तो आप इसका आंसर बहुत आराम से कर लेंगे कि बिहार की जो खाद्यान्न फसलें हैं वह क्या है, चावल होता है, गेहूं भी होता है और मक्का भी ज़्यादातर होता है। तो इसलिए यही इसकी मुख्य फसल हो जाएगी। अगर आप बिहार के बाहर के हैं तब आप इसको जरूर याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। सोन नदी से, मयूराक्षी नदी से, गंडक नदी से कि कोसी नदी से। तो देखिए, त्रिवेणी जो नहर है इसमें जो पानी आता है वह आपका गंडक नदी से आता है। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गंडक नदी से यह त्रिवेणी नहर जुड़ी हुई है, तो गंडक नदी से ही जो है कि पानी इसमें जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। कोई कमेंट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछा करिए। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, जरूर कोई प्रश्न हो तो पूछिए आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं। ताप्ती है, नर्मदा है कि चंबल बेतवा होती हैं कि सोन बेतवा होती हैं कि नर्मदा सोन होते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें अमरकंटक से तो अमरकंटक से सिर्फ दो नदियां निकलती हैं। एक आपकी नर्मदा निकलती है और एक आपका सोन निकलती है। तो नर्मदा और सोन आपके डी वाले ऑप्शन में है। तो पांचवें का डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलेगी। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यह है आपका कि बिहार में वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है। उद्योग है, खनिज संपदा है, कृषि है कि प्राकृतिक संसाधन है। तो देखिए, बिहार में जो है कि प्राकृतिक संसाधन भी ज़्यादातर नहीं है, क्योंकि पहले जो है कि इसमें आपकी खदान वगैरह थी, कोयले वेले, तो अब वह झारखंड वगैरह में चली गई हैं। तो इसलिए बिहार में जो संपत्ति का मुख्य स्रोत है वह कृषि है। बिहार के ज़्यादातर लोग जो है कि कृषि करते हैं। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है। 40%, 46% कि 50% कि 60%। तो देखिए, यहाँ पर जो कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर समस्त संसाधनों का सरकार खर्च करती है वह है 46%। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वर्ष 2006 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का कितना था। लगभग 60% था, 67 था, 56 था कि 54 था। तो देखिए, 2006-07 के बिहार में विकासात्मक जो व्यय था यह आपका लगभग 60% के बराबर था। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में पहली बार किसके द्वारा जो है राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, सुशील मोदी के द्वारा किया गया, लालू प्रसाद के द्वारा किया गया कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था वह प्रस्तुत जो है कि सुशील मोदी द्वारा किया गया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि
भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? मतलब इंडिया में जितने भी राज्य हैं, किस जिले में जो है कि सबसे कम मजदूरी मिलती है? राजस्थान में, गुजरात में, बिहार में कि उड़ीसा में? तो देखिए इसका जो आंसर है वह आपका हो जाएगा बिहार में। जी हाँ दोस्तों, बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से क्या है कि यहाँ जो मजदूरी मिलती है वह भी आपकी कम ही है। क्योंकि कोई भी अगर 200 रुपये का मान लीजिए काम है तो 100 ही रुपये में लोग तैयार हो जाते हैं करने के लिए, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर जो है कि प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला यह राज्य है। अगला प्रश्न आपका है कि नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? 90-10 के कि 50-50 के कि 75-75 के कि इनमें से कोई नहीं? तो नरेगा योजना का जो खर्च है वह केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो है वह 90 और 10 के अनुपात में खर्च किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए नरेगा कोई कर्मचारी है, उसको 100 रुपये मिलते हैं तो 90 रुपये केंद्र सरकार देती है और 10 रुपये जो है वह राज्य सरकार देती है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि के लिए, भारी उद्योग के लिए, बाढ़ के लिए, सूखा के लिए? तो देखिए जो उत्तर बिहार आपका है यह आपका बाढ़ के लिए ज़्यादातर प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर बिहार में बाढ़ बहुत ही ज़्यादा आती है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? मनेर में, राजगृह में, विहार शरीफ में कि फुलवारी शरीफ में? अगर हम मखदूम कुंड की बात करें तो यह आपका जो स्थित है यह राजगृह में है। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तृतीय पीढ़ी का है, चतुर्थ का है, पंचम का है कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो बोध गया में बोध वृक्ष है यह अपने वंश का जो है चतुर्थ पीढ़ी का है। जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ पीढ़ी का वृक्ष है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? पिपली वन में है, विक्रमशिला में है, कुंडग्राम में है कि वैशाली में है? तो देखिए जो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी थे, यह जैन धर्म के चौथे प्रवर्तक थे, 24वें तीर्थंकर थे। तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत बार जो है कि पूछा जाता है कि जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, तो यह 24वें तीर्थंकर थे और इनका जो जन्म हुआ था यह कुंडग्राम में हुआ था। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? वैशाली में, राजगृह में, नालंदा में कि पावापुरी में? तो देखिए निर्वाण प्राप्त की मतलब कहाँ पर इन्होंने जो है इनकी मौत हो गई थी, कहाँ पर इन्होंने देह त्याग किया था, तो वह थी पावापुरी में। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पटना में किस धर्म गुरु ने किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो यह पूछा गया है कि जो पटना है वहाँ पर किस सिख गुरु ने जन्म लिया था? गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु हरगोविंद ने, गुरु तेज बहादुर ने? तो पटना में जो है कि गुरु गोविंद सिंह ने जन्म लिया था। जी हाँ दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने जो है पटना में जन्म लिया था और पटना में जो है कि सिख समुदाय के लिए बहुत ही फेमस तीर्थ भी है, वहाँ पर मंदिर वगैरह है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख ले हैं। अगला प्रश्न है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में है, गया में है, जमुई में है कि दानापुर में है? तो देखिए यहाँ पर जो विष्णुपद मंदिर है यह आपका जो गया है वह गया में है। जी हाँ दोस्तों, विष्णुपद मंदिर आपका बना है गया में और यहाँ पर जो है कि लोग पितृ विसर्जन के मास में जाते हैं और यहाँ पर जो नदी है वहाँ पर स्नान करके दर्शन के लिए जाते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बिहार के किस पर्यटन केंद्र का गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? मतलब कौन सा ऐसा पर्यटन क्षेत्र है जहाँ पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? देव में है, पावापुरी में है, राजगीर में है कि बिहार शरीफ में है? तो देखिए इसका जो आंसर आपका दिया गया है वह हो जाएगा राजगीर में। जी हाँ दोस्तों, राजगीर में जो है कि अनेक पर्यटन जो है कि गर्म जल के अनेक स्रोत हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? नालंदा में किया गया था, बोधगया में किया गया था कि राजगीर में किया गया था कि गया में किया गया था?
तो देखिए प्रथम जो बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था यह आपका राजगीर में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको आप बहुत याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि राजगीर गृह का पुराना नाम क्या है? मगध है, गिरिव्रज है, बसाड़ है कि पाटलिपुत्र है? तो देखिए जो राजगृह था इसका पुराना नाम जो था वह गिरिव्रज था। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही है। राजगृह को पहले जो है कि गिरिव्रज बोलते थे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1786 में, 1756 में, 1776 में, 1796 में? तो देखिए पटना में जो स्थित गोलघर है इसका निर्माण जो शुरू हुआ था वह 1786 ईस्वी में शुरू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1786 ईस्वी में पटना गोलघर का निर्माण शुरू हुआ था, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर है, नालंदा है, सहरसा है कि पूर्णिया है? तो देखिए बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम जन घनत्व पाया जाता है? तो वह आपका जो है वह आपका कैमूर है। जी हाँ दोस्तों, कैमूर में इसमें देखिए इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जनसंख्या या सोचते हैं कि सबसे कम जनसंख्या है। कैमूर में सबसे कम जनसंख्या नहीं है, कैमूर में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। मतलब जो बिहार आपका स्टेट है, जो राज्य है, उसमें जो है कि जो कैमूर जिला है उसमें जो है कि ज़्यादा दूर दूर तक लोग रहते हैं, तो यह चीज़ वहाँ पर है। अगर सबसे कम जनसंख्या वाला बात करें तो वह आपका हो जाएगा शेखपुरा, तो इसको याद रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वह आपका कैमूर है, लेकिन सबसे कम जनसंख्या जो है वह शेखपुरा है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दे भी दिया गया कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? लखीसराय है, शेखपुरा है, शिवहर है कि अरवल है? तो देखिए जो शेखपुरा है यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, तो इसको आप याद रखिएगा। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कौन सा है? भारत में प्रथम, भारत में चतुर्थ, भारत में तृतीय कि भारत में द्वितीय? तो देखिए अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भारत में यह प्रथम राज्य है। जी हाँ दोस्तों, सबसे नंबर 1 पर आता है, क्योंकि बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है वह बहुत ही ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? 42.85%, 47.25%, 51.5% कि 61.8%? तो देखिए बिहार में साक्षरता की बात करें तो 61.8% जो है कि वहाँ पर साक्षरता दर है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, यह पूछा गया है कि कौन सा ऐसा बिहार का जिला है जिसमें कि सबसे कम जो है कि साक्षरता है? मधेपुरा है, सारण है, सिवान है कि सहरसा है? तो देखिए अगर हम महिला साक्षरता की बात करें तो यह जो जिला है वह है सहरसा। जी हाँ दोस्तों, सहरसा जिला सबसे कम जो है कि साक्षरता वाला जिला है। वहीं पर अगर हम सबसे ज़्यादा साक्षरता महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता में आपका हो जाएगा रोहतास जो जिला है, वहाँ पर महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला महिला जिला जो है वह आपका रोहतास है, और सबसे कम जो साक्षरता महिला साक्षरता वाला जिला है वह सहरसा है। तो फ्रेंड्स यह सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और आने वाले एग्जाम में यह सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पूछे जाएंगे, तो इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितना है? 75% है, 7.5% है, 15.3% है, 1.3% है कि 11% है? तो देखिए अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो बिहार में जो पाई जाती है वह 1.3% पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, 1.3% जो है कि अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 29वां क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? देखिए अभी हमने आपको बताया था कि महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, वह आपका रोहतास है, तो इसको आप याद रखिएगा।
और यह देखिए जो आपका गोपालगंज दिया गया है, यह जो है कि आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और पुरुषों की संख्या कम है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात में गोपालगंज हो जाएगा। और सर्वाधिक महिला साक्षरता में रोहतास हो जाएगा। और सर्वाधिक जो है कि महिला साक्षरता कम कहाँ की है, तो वह आपकी सहरसा की है। और बिहार में अगर साक्षरता की बात करें तो 61.8% साक्षरता दर है। वहीं पर अगर हम सबसे कम जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो शेखपुरा है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कैमूर का है। कैमूर में जनसंख्या घनत्व इसलिए कम है क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी वगैरह पाया जाता है, तो इसलिए पहाड़ी इलाके में लोग रहना कम भी पसंद करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर आबादी कम है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा, क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, बिहार है, कर्नाटक है कि मध्य प्रदेश है? तो देखिए जनसंख्या के आधार पर जो बिहार आपका है यह तीसरे नंबर पर है जनसंख्या के नाम पर। पहले नंबर पर आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर आपका महाराष्ट्र आ जाता है, तीसरे पर आपका बिहार आ जाता है। और क्षेत्रफल पर यह 12वां राज्य है। क्षेत्रफल में जो है कि सबसे नंबर 1 पे आपका राजस्थान पड़ता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन है जो कि हमने इस वीडियो में कवर किया। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि आपका बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आते हैं, तो आप यह वीडियो 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो यह सब क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। और ये सब क्वेश्चन में से ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में 1-2 प्रश्न जरूर मिल जाए। और फ्रेंड्स हमने जो है कि बिहार स्पेशल के 4-5 वीडियो चैनल पर अपलोड किया है, तो आप उसको भी देख लीजिए। ज़्यादा बड़ी नहीं है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की है, तो आप उसको देख लीजिए, जिससे कि आपका बिहार स्पेशल से जितने भी प्रश्न बनते हैं सबकी एक अच्छी तैयारी हो सके। फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाते हैं। देखिए 100 क्वेश्चन हम भी करवा सकते हैं, 200 करवा सकते हैं, 500 करवा सकते हैं, लेकिन उतना प्रश्न करवाने से कोई फायदा नहीं है। हम जो है कि अपनी वीडियो में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं या आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। फर्जी क्वेश्चन हम अपनी वीडियो में नहीं लेते हैं। फर्जी क्वेश्चन आपको रटाने से क्या फायदा होगा? कोई नहीं, आपका टाइम भी बर्बाद होगा। तो इसलिए हम सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन इतना का ही जो है कि अपनी वीडियो में क्वेश्चन लेते हैं और उसको रिवाइज करवाते हैं। और दूसरी चीज़ यह भी है कि जब वीडियो छोटी रहती है तो उसको आप 2-3 बार रिपीट करके देख सकते हैं, लेकिन अगर 1 घंटे 2 घंटे हम वीडियो बना देंगे तो उसको आप एक बार देखने के बाद दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी एक अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए फ्रेंड्स हम वीडियो की लेंथ को छोटी रखेंगे और साथ ही में जो है कि आपको एक वीडियो में 30 प्रश्न या 25 प्रश्न का सेट देंगे, जिससे कि आपकी रोज एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। यह वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।